ये है कुछ इसकी आइडियल आवाज़। अब इसको करते हैं थोड़ा सा रैप। फर्स्ट सर्विस है तो उसमें लेबर कॉस्ट सबका हट जाता है। तो 1380 था, उसमें अगर आप 600 ऐड कर देंगे तो वो आपका जो एक्चुअल कॉस्ट है। अगर मैं बाहर मैंने इसको पता किया इसके बारे में, जैसे कि करोल बाग वगैरह में, तो इसका कॉस्ट कुछ 700 कुछ था। तो मैंने सोचा कि बेटर है कि 200 का ही फ़र्क है। तो दोस्तों, हर एक बाइकर का सपना होता है कि वो अपनी लाइफ में एक सुपर बाइक खरीदे। अब ऐसे में जो सुपर बाइक होती है वो सुपर डुपर एक्सपेंसिव होती है। बट क्या हो कि अगर मैं आपको बताऊं कि एक ऐसी बाइक है जो 150 सीसी सेगमेंट में आपकी सुपर बाइक का सपना पूरा कर सकती है। तो आज हम बात करने वाले हैं द माइटी R15। ये जो बाइक है ये भाई आपको सुपर बाइक का मज़ा देगी, एंड सबसे अच्छी बात कि आपके जेब पे भारी भी नहीं पड़ेगी। तो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं हम इस बाइक के बारे में कि अगर आप इस बाइक को लेने का प्लान कर रहे हो तो क्या क्या चीज़ें आपको मिलेगी और क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखनी चाहिए। सो वेलकम बैक टू द चैनल गाइस, दिस इज समीर खान एंड यू आर वाचिंग मोटो वर्ल्ड। दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले छोटा सा एक रिक्वेस्ट करूंगा कि यार हमारे इस वाले चैनल पे सिर्फ 150 सब्सक्राइबर कम रह गए हैं 1000 पूरे होने में। भाई थोड़ा सा सपोर्ट तो आपकी तरफ से भी बनता है। साथ के साथ अगर आप जानना चाहते हो कि कैसे मैं शूट करता हूं, कैसे मैं 2 चैनल को मेंटेन करता हूं, तो मेरा जो दूसरा चैनल है यानी कि डिस्क्रिप्शन में उसकी डिटेल आ रही होगी, स्क्रीन पे भी नाम आ रहा होगा, तो वहाँ पे भी आप जाके चेकआउट कर सकते हो और कैसे मैं दोनों चैनल को मैनेज करता हूं और कैसे अगर आपको यूट्यूब पे ग्रो करना है तो कैसे सारी चीज़ें स्टार्टअप करनी होगी 2024 में, सारी चीज़ें वहाँ पे बता रखी है। तो अब विदाउट वेस्टिंग टाइम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं ओनरशिप रिव्यू की R15 V4। एंड मैं आपको बता दूं कि ये M स्पोर्ट वर्जन नहीं है, बट इसके अंदर में क्या डिफरेंस आता है M स्पोर्ट से वो सारी चीज़ें मैं बात करूँगा और बताऊँगा। तो सबसे पहले हम इंट्रोड्यूस करते हैं अपने दोस्त ऋतिक को। तो भाई ऋतिक, अब सारी चीज़ें तेरे ऊपर में, और बता कि भाई इस व्हीकल को कब लिया और थोड़ा बहुत अपना इंट्रोडक्शन। बिल्कुल भाई। तो मेरा नाम ऋतिक चक्रवर्ती है और जैसे कि समीर भाई ने बताया, काफ़ी बचपन के दोस्त हैं मेरे। और ये R15 V4 मैंने हाल फिलहाल में ही ली है, ऑलमोस्ट 1.5 महीना हुआ होगा मेरे को। और कितना चली है ये वैसे अभी तक? अभी तो ज़्यादा चली नहीं, अभी सिर्फ 800 किलोमीटर ही चली है। और अभी बस रिसेंट में एक लंबा ट्रिप किया था, उसी में इसके जो 800 किलोमीटर्स है वो मैंने पूरे। तो मतलब ओवरऑल ये पहली सर्विस हो चुकी है? पहली सर्विस जस्ट अभी हुई है, कुछ 3-4 दिन पहले ही करवाई है मैंने। चलो जी, तो फिर एक आइडिया मिल जाएगा आपको भी। तो मैं सबसे पहले ये जानना चाहता हूँ कि देख, जब कोई इस बाइक को लेता है ना तो उसके दिमाग में मतलब 2 थॉट रहते हैं। या तो इसको लेना चाहिए, यार इसका सिटिंग अर्गोनॉमिक्स कैसा रहेगा, और एक चीज़ और पूछनी है कि जब इस बाइक को तू देख रहा था तो कौन कौन सी और बाइकें चुनी थी इसके अगेंस्ट में? तो पहले मैं थोड़ा सिटिंग पोजीशन के बारे में बताता हूँ। तो बाइक जो है वो थोड़ी अग्रेसिव तो है, जो सिटिंग इसका है वो थोड़ा अग्रेसिव तो है। तो अगर आप फेमिलियर नहीं है इस टाइप की बाइक से तो आपको स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत पेन का इशू हो सकता है, जैसे रिस्ट में या फिर बैक में। तो पर मेरे लिए तो इतना इशू है नहीं, क्योंकि मेरे को तो पसंद है बाइक। और अगर कोई चीज़ पसंद होती है, मैं ऐसा मानता हूँ, अगर कोई चीज़ पसंद होती है तो ये सब चीज़ें मैटर नहीं करती इतनी। इस बाइक के टाइम पे जब मैं इसको लेने के लिए मार्केट में घूम रहा था, तो ऐसे नहीं है कि मैंने पहले इसको देखा और जाते ही मैंने ले ली। मैंने और भी बाइक्स देखी, जैसे कि सबसे पहले मेरे को पसंद थी अपाची की जो RR है 310। वो मेरे को बहुत पसंद है। उसका जो सिटिंग पोजीशन है वो भी थोड़ा कंफर्टेबल है एज़ कम्पेयर टू R15 V4। लेकिन थोड़ा प्राइस का डिफरेंस आ जाता है, थोड़ा ज़्यादा ही डिफरेंस है उसमें, तो इस वजह से अपाची तो कंसिडर नहीं करी। बाकी इसके साथ और MT थी, MT15, जैसे पता ही है बहुत पॉपुलर बाइक है, नेकेड बाइक है। और ड्यूक है, ऑब्वियसली हीरो ने नहीं लॉन्च करी है XMR, जो कि 200 सीसी की बाइक है, और उसको भी मैंने देखा। और सबके बारे में मैंने थोड़ा मतलब
ढूंढ के फिर मैंने इसको फाइनल किया। मतलब दिल्ली सी पे आके अटका। हाँ, दिल्ली सी पे आके अटका ही कह सकते हो, क्योंकि R15 से मेरा थोड़ा जो कनेक्शन है वो अभी का नहीं है। जब इसका जो पहला मॉडल आया था जो कि वर्जन 1 अगर आपको पता होगा, तो वहाँ से मेरा मतलब R15 के साथ जो कनेक्शन है आप कह सकते हो बहुत मतलब मेरे को पसंद आई थी वो बाइक। उसके बाद वर्जन 1 आया, वर्जन 1 के बाद वर्जन 1.5 आया, फिर 2 आया, फिर 3 आया, उसके बाद जाके वर्जन 4 आई और मैंने फिर इसको ले लिया फाइनली। जनरली लोग ना इसके M स्पोर्ट वर्जन के पीछे लोग पागल हैं, तो तूने उस वाले को कंसीडर क्यों नहीं किया? पहले बात करते हैं ऑन रोड प्राइस की। तो मेरे को ये ऑन रोड पड़ी है 2,20,000 रुपये की, और मैंने कैश डाउन ली है, तो थोड़ा बहुत डिस्काउंट मेरे को शोरूम से और मिला है। वो आपको भी मिल जाएगा अगर ऑफ़र के टाइम पे या ऐसे किसी समय पे लेते हैं जब ऑफ़र चल रहा हो, तो आपको भी फॉर श्योर डिस्काउंट मिल जाएगा। बाकी अगर इसको कंपेयर करें R15 V4 की जो M मॉडल है, R15M, उसमें और इसमें ज़्यादा फ़र्क है नहीं, इसलिए मैंने उसको कंसीडर नहीं किया। बेसिकली एक ही फ़र्क है, वो है आपका जो डिस्प्ले है, इसका जो कंसोल है वो TFT मिलता है, कलर मिलता है उसमें जो भी आपका रीडिंग्स वगैरह है सब कुछ सेम है, बस वो एक कलर डिस्प्ले है। उसकी वजह से मेरे को वर्थ नहीं लगा कि इसमें 16-17 हज़ार रुपये और दूँ सिर्फ एक डिस्प्ले के लिए। बाकी सारी चीज़ें सेम है, जैसे कि क्विक शिफ्टर इसमें मिलता है आपको, और बाकी जो डिस्प्ले है वो ब्लैक एंड वाइट है, और बाकी सारी चीज़ें जो इसमें है वही M में भी है, तो ज़्यादा कुछ फ़र्क है नहीं। तो मैं एक बार देख लेते हैं इसका डिस्प्ले की कितनी चली है और क्या डिफरेंस मिलता है। तो दोस्तों जो आपको है ना इसके अंदर में ये डिजिटल कंसोल मिलता है। जनरली जो M वाला है उसके अंदर में आपको सेम ही रहेगा, बस ये जो इतना हिस्सा है ये आपको कलरफुल TFT वाला डिस्प्ले मिलेगा। तो यही रीज़न है कि उसके 16-17 हज़ार रुपये कंपनी एक्स्ट्रा चार्ज करती है। तो ये बाकी सारी चीज़ें तो इसमें लगभग सेम ही मिलती है, एंड बहुत सारे इसके अंदर में कस्टमाइजेशन भी है। तो आप ये मत सोचना कि ये वाला वर्जन में ऐसा ही मिलेगा। ये CNC किट ऋतिक ने बाहर से लगवाया है, क्या चीज़ें कंपनी से, कुछ तो कंपनी से लगवाया, तो मैं आपको भी बता दूंगा। और देख सकते हो क्रैश गार्ड वगैरह सारी चीज़ें लगवा रखी है, और ये भी सारा प्रोटेक्शन गार्ड लगा रखा है, तो वो उसके बारे में भी बात कर लेंगे। तो ठीक है, 800 किलोमीटर, अच्छा मैं 800 किलोमीटर तो दिखाना भूल ही गया, तो ओडो पे दिखा देता हूँ। तो ये देख सकते हो 821 किलोमीटर ये चल चुकी है, और पहली जो सर्विस होती है वो 500 से 700 के बीच में होती है ना? नहीं, वैसे 1,000 पे होती है, पर मतलब एक वो रहता है कि अगर आप 800 पे कराओ तो आपके लिए भी मतलब सर्विस में खर्च करना, पैसे जो भी लगते हैं सर्विस में, वो आपके लिए वर्थ इट होगा। वरना अगर आप 100, 200, 300 किलोमीटर पे अगर आप सर्विस कराते हैं तो ज़्यादा कुछ बाइक पे फ़र्क पड़ता नहीं है, ज़्यादा चली नहीं होती, तो वो समझ नहीं आता कि अगर कोई प्रॉब्लम आने वाली, प्रॉब्लम आने वो पता नहीं लगेगा आपको। तो ये व्हीकल को कितना 2 महीने तो हो गए, 800 किलोमीटर चलाया तो आराम से 2-2.5 महीने तो हो गए, है ना? तो मुझे जो सबसे पहला जानना है कि इससे पहले वैसे कोई R15 चलाई है इससे पहले? हाँ, इससे पहले मैंने वर्जन 1 चलाई है और वर्जन 3 चलाई है। और अगर मैं बात करूँ वर्जन 1 से इसके सिटिंग पोस्चर में, तो डिफरेंस तो है, क्योंकि वर्जन 1 थोड़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है। और अगर वर्जन 3 से कंपेयर करूं तो वर्जन 3 का जो सिटिंग पोजीशन है वो थोड़ा और एग्रेसिव है इस वाले के, इस वाले के, हाँ, मतलब इस वाले का थोड़ा सा कंफर्टेबल आप कह सकते हो। चलो जी, तो मुझे ये जानना है कि 800 किलोमीटर तो ये चल चुकी है, वैसे बहुत ज़्यादा ह्यूज नहीं है, बट आप लोग को एक काफ़ी आइडिया मिल जाएगा। तो 2-2.5 महीने का एक्सपीरियंस हो गया, तो इन 800 किलोमीटर में कभी ऐसा लगा कि यार मतलब ये स्टिफनेस है, या फिर कुछ क्वालिटी इशू है, या फिर व्हीकल कुछ दिक्कत कर रही है, हीट मैनेजमेंट या कुछ ऐसा लगा? देखो, अगर सस्पेंशन की बात करूं, थोड़ा स्टिफ तो लगा मेरे को, बट मेरे को लगता है वो जब बाइक थोड़ी और ज़्यादा चलेगी तो थोड़ा सा सही हो जाएगा सस्पेंशन जो है। बाकी इसके अलावा तो कोई मेरे को इशू ऐसे देखने को नहीं मिला। बाकी बस वही है कि जब रोड पे गड्ढे वगैरह आते हैं और उस पर अगर आप थोड़ा सा लेके जाएंगे तो आपको सस्पेंशन थोड़ा सा हार्ड साइड पे, हाँ, थोड़ा सा हार्ड साइड हल्का सा लगेगा, उतना भी मेजॉरिटी में नहीं लगेगा, लेकिन हाँ हल्का फुल्का आपको महसूस होगा। ऐसी बाइक अगर कोई लेना चाह रहा है जिसकी फर्स्ट बाइक है, तो हाथ में, रिस्ट में, मतलब कैसा, इतना बहुत ज़्यादा पेन होता है कि अनबेरेबल है, या फिर धीरे धीरे टाइम के हिसाब से मैनेज हो जाता है या हैबिचुएट हो जाता है आदमी? देखो, अगर आपकी पहली बाइक है और आपको स्पोर्ट बाइक की तरफ ही जाना है, तो अगर आपने पहले कभी बाइक नहीं चलाई, मतलब चलाई है, मतलब इस टाइप की बाइक्स नहीं चलाई है, तो थोड़ा बहुत आपको मतलब हैबिचुअल होना पड़ेगा, टाइम के साथ ही होगा वो, क्योंकि थोड़ा बहुत पेन तो मेरे को भी होता है। लेकिन वही मैंने पहले भी जैसे बताया कि अगर आपको कुछ बाइक ऐसी बाइक पसंद आती है तो ये सब चीज़ें मैटर नहीं करती, वो मतलब टाइम के साथ आप हैबिचुअल हो जाओगे इसके साथ, और इतना ज़्यादा इशू नहीं होगा। अभी रिसेंटली मैं वृंदावन घूम के आया हूँ इसी बाइक पे, और थोड़ा बहुत पेन तो हुआ था, लेकिन वही मेरे को इतना कोई फ़र्क पड़ा नहीं, क्योंकि मेरे को इस बाइक से बहुत प्यार है
और बस यही है फिर। ये चीज़ तो है यार, मतलब अगर ये है कि थोड़ा बहुत हैबिचुएट तो होना पड़ता है इंसान को, बाकी वही अपना अपना ब्रेक लेके उस हिसाब से अपना कंसीडर करो। तो अच्छा, जो पहली सर्विस करवाई थी उसकी कॉस्टिंग क्या थी और कितने % यामाहा की सर्विस से सेटिस्फाइड है? तो पहली सर्विस मैंने अभी 3-4 दिन पहले जैसे मैंने बताया कराई, और उस पर मेरी जो कॉस्टिंग आई वो आई 1380 रुपीज़ की, जिसमें इन्होंने इंजन ऑयल, लिक्विड कूलेंट और बाकी सब जो क्लीनिंग वगैरह है वो किया। इसका एयर फिल्टर अभी क्लीन नहीं हुआ क्योंकि अभी इतनी चली नहीं है, तो उन्होंने खुद ही बोला कि अभी कोई फ़ायदा भी नहीं है इसको कराने का। तो मोटा मोटा खर्चा बताऊँ तो अगर आप जैसे फर्स्ट सर्विस है तो उसमें लेबर कॉस्ट सबका हट जाता है, तो 1380 था, उसमें अगर आप 600 ऐड कर देंगे तो वो आपका जो एक्चुअल कॉस्ट है वो 1800 कुछ के आसपास आ जाएगा, 1800-1900 के आसपास आ जाएगा। तो कॉस्टिंग तो यही है। बाकी 1800 कुछ रुपए पहली सर्विस के? पहली सर्विस के 1800 नहीं, मतलब वो आपको लेबर अच्छा, लेबर हटाने के बाद 1300 कुछ? हाँ, 1380 की पड़ी है वैसे। ओके। अच्छा, जो 1380 रुपए जो दिए थे तो मतलब क्या लगा कि वर्थ है? इससे पहले कौन सी बाइक थी? इससे पहले मेरे पास बाइक तो नहीं, मेरे पास स्कूटी थी, यामा की थी वो भी, और उसका नाम है यामा रे, आपने सुना होगा। और इससे पहले बहुत पहले मेरे पास एक बाइक थी, वो थी यामा YBR, बहुत पुरानी बाइक है, और वो बिल्कुल बिल्कुल स्प्लेंडर टाइप की बाइक है। अगर आप उसको देखेंगे, अभी तो खैर डिसकंटिन्यू हो गई है। तो मतलब यामाहा से स्टार्टिंग से ही प्यार है, स्टार्टिंग से ही मैं यामा पे ही हूँ। मेरे पापा को भी यामा पसंद थी, उसके बाद मैंने स्कूटी भी यामा की ली, और उसके बाद फिर R15 तो प्यार था ही, तो इस पे आके दिल अटक गया और इसको ले लिया मैंने। तो कितने % लगता है कि मतलब इस व्हीकल का 150 सीसी होने के बावजूद और इसका जो पहली सर्विस है वो जस्टिफाई है? मतलब जनरली जो 150 सीसी की जो व्हीकल होती है उनकी सर्विस ऐसी होती है 800 या 900 में हो जाती है, तो ये 1300-1350 रुपये क्या लगा कि ठीक है, या फिर लगा कि थोड़ा एक्सपेंसिव साइड पे है? नहीं, जैसे मैं अपनी स्कूटी वूटी कराता था उस टाइम पे तो थोड़ा सस्ता ही पड़ता था। ऑब्वियसली थोड़ा कॉस्टिंग तो लगेगा, अगर क्योंकि अगर इस टाइप की बाइक्स अगर आपके पास है, खर्चा ज़्यादा मांगती है बाइक्स। लेकिन अगर आप इसको दूसरी बाइक से कंपेयर करेंगे तो इसका जो सर्विस कॉस्ट है वो उतना आपको नहीं लगेगा। अगर आप जैसे ड्यूक का देख लीजिए और बाकी जो बाइक्स हैं, हाँ ये तो है, थोड़ा सस्ता आपको लगेगा, उतना भी महंगा नहीं है। पर हाँ कि ये है कि अगर आपके पास इस टाइप की बाइक्स हैं तो थोड़ा बहुत आपको मेंटेनेंस कॉस्ट इसका देना पड़ेगा, तभी आपकी ये मतलब दमदार रहेगी और लाइफ लॉन्ग रहेगी, और क्या। अच्छा, जो इसकी सेकंड सर्विस है, इंटरवल कितने का रहता है? मतलब कईयों के 3000 होते हैं, जैसे स्कूटी का तो वो पक्का 2-2.5 के आसपास होगा सेकंड इंटरवल। इसका कितने किलोमीटर पे है? इसका सेकंड इंटरवल जो है वो है 4000 किलोमीटर्स पे, और जो ड्यूरेशन है वो मेरे ख्याल 4 महीने का है शायद। नहीं, 6 महीने का होता है। 6 महीने का होगा, 6 महीने का होता है, 3 महीने का मैंने देखा नहीं, सर्विस बुक देखनी पड़ेगी। अच्छा चलो कोई बात नहीं, तो ये भी आपको आइडिया लग गया होगा दोस्तों कि अगर आप इस व्हीकल को लेना चाह रहे हो तो ये चीज़। अच्छा, मैं ये देख रहा हूँ कि यहाँ पे ना कुछ गार्ड्स लगा रखे हैं, तो ये क्या क्या लगा रखे हैं इसके अंदर में? तो इसमें मैंने ना बाहर से कुछ एड ऑन्स करवाए थे, जैसे कि ये क्रैश गार्ड लगवाया था मैंने। ये बेसिकली आपकी जो फेयरिंग्स है इसकी प्रोटेक्शन के लिए होता है, कभी बाइक गिरती है तो आपका जो पैर है वो इसके नीचे नहीं आएगा डायरेक्टली, और थोड़ा बहुत इसको प्रोटेक्ट कर लेगा ये। बाकी यहाँ पे इसका ये गार्ड लगाया है टेल का। ये जो बहुत इशू मैंने सुना जब मैं लेने जा रहा था ना, तो इस टाइम बहुत सारे मैंने इशू सुने थे कि ये जो चीज़ है ये मैं अभी बोलने ही वाला था इसके बारे में कि जो ये चीज़ है ये ना मतलब निकल जाती है, जैसे नहीं निकल नहीं जाती। मैं बता दूं इसका प्रॉब्लम क्या है। जब भी आप इस बाइक पे बैठेंगे ना, तो आपका जो एंकल है वो मतलब 80%, 70-80% केसेस में आपका रहता है कि पैर इस पे लग जाएगा। अच्छा। वो लगते लगते ये यहाँ से ढीला हो जाता है, टूट जाता है, प्लास्टिक का ही पार्ट है। अच्छा, तो मेन ये प्रॉब्लम है, वैसी कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें कि अगर ये ढीला है या ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ये अच्छा, सिर्फ है कि पैर लगने से ये लगता रहता है, और ये फिर इसका ये यहाँ से। अच्छा, तो इसका परमानेंट सॉल्यूशन पहले ही निकाल दिया मैंने स्टार्टिंग में ही लगवा दिया। और ये एक मैं देख रहा हूँ यार, ये बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे। देखो, एक तो ये लगवाया है मैंने आफ्टर मार्केट लगवाया है। इसमें जो कंपनी से आता है स्टॉक वो ब्लैक कलर का होता है, और ये मैंने चेंज कराया। लेकिन आप इसको लगवाने के बाद कह नहीं सकते कि ये कंपनी से नहीं आया, क्योंकि ये इसके कलर कॉम्बिनेशन के साथ बिल्कुल मैच कर रहा है। और जो लीवर्स हैं, ये दोनों लीवर्स मैंने कंपनी से ही लगवाए हैं, हमारे शोरूम से ही। तो ये कितने का कॉस्ट हुआ था? ये शोरूम वाले दे रहे हैं? ये शोरूम से मेरे को मिला था, और वहाँ पे ये इसका कॉस्ट कुछ 900 कुछ रुपीज़ था। तो अगर मैंने इसको पता किया इसके बारे में, जैसे कि करोल बाग वगैरह में, तो इसका कॉस्ट कुछ 700 कुछ था। तो मैंने सोचा कि बेटर है कि 200 का ही फर्क है, वो से एक थोड़ा सा रिलायबल भी रहेगा, से लगवा लेते हैं, क्योंकि उनकी फिर आफ्टर सर्विस में अगर कुछ दिक्कत आती है तो वो ठीक कर देंगे। हाँ, ये चीज़ तो है, और ड्यूरेबल भी है।
अच्छा, इसका मुझे ये जानना है कि जैसे ये ना मोस्ट फास्टेस्ट बाइक है भाई 150 सीसी से, हाँ ये तो है, तो भाई भागती तो होगी ये। भागती तो तो मुझे बिल्कुल ये भागती है। जानना है कि इसकी ब्रेकिंग उतनी इफेक्टिव है, जैसे जितनी ज़्यादा ये तेज भागती है उसी हिसाब से इसके ब्रेकिंग लगते हैं कि नहीं लगते? बाय द वे मैं बता दूं, इसके अंदर में डुअल चैनल एबीएस आते हैं, तो ब्रेकिंग कैसी है इसकी? देखो ब्रेकिंग मैंने हाईवे पे बहुत भगाया है इसको, लेकिन मतलब उतना भी नहीं भगाया, मतलब 110 120 तक लेके गया हूँ इसको मैं। और ब्रेकिंग मेरे को बिल्कुल वंडरफुल लगी है, ऐसी कोई दिक्कत ही नहीं है ब्रेकिंग में, इसका एबीएस परफेक्टली काम करता है। और अगर बात करूँ फ्रंट की, फ्रंट जो ब्रेक्स हैं वो ज़्यादा अच्छे हैं एज़ कम्पेयर टू जो पीछे के ब्रेक्स हैं। मतलब पीछे के ब्रेक्स में ये है कि आपको थोड़ा दबा के रखना पड़ेगा, क्योंकि एबीएस है तो थोड़ा सा काम करने में थोड़ा टाइम लेता है वो, मतलब थोड़ा कम इफेक्टिव हाँ है थोड़ा कम इफेक्टिव है एज कम्पेयर टू फ्रंट ब्रेक्स। लेकिन बहुत अगर आप मतलब कॉम्बिनेशन के साथ यूज करेंगे ब्रेक्स को तो दिक्कत नहीं आएगी। मजा आ हाँ जाएगा। हाँ, बिल्कुल ऐसा बिल्कुल सही मतलब कोई इशू नहीं लगा, issue नहीं जितनी लगा। ज़्यादा तेज भगती उतनी आराम से मैनेजेबल हाँ भी हो जाती बिल्कुल है। मैनेजेबल। अच्छा, इसका जो वेट मैनेजमेंट है, जैसे राइड करते हैं तो कंपनी के जो स्टॉक टायर होते हैं ना, जनरली यार ये हर कंपनी के साथ में है, ऐसा नहीं है, मैं इसको पॉइंट आउट कर रहा हूँ, तो उतने अच्छे जो टायर्स है वो नहीं होते। तो राइडिंग एर्गोनॉमिक्स या फिर राइडिंग कैसा लगा कि यार ग्रिपी है, या फिर मतलब कहीं ऐसा लगता है कि कुछ इशू आ रहा है, या राइडिंग हैंडलिंग वैंडलिंग में कुछ भी? देखो अगर इसकी बात करूँ कॉर्नरिंग की, तो कॉर्नरिंग तो A1 है, क्योंकि मैंने खुद ही करी है, मैंने दिल्ली में मैं राइड करता हूँ, और कॉर्नरिंग में तो बहुत ही क्लास आपको लगेगा ये। और बाकी ग्रिप की बात करूँ तो मैंने अरावली साइड थोड़ा क्या बोलते हैं गीले रोड्स पे मैंने चलाई है इसको, हाँ। तो वहाँ पे ग्रिप का मतलब बहुत अच्छा एक पकड़ है इसकी टायरों की, और ऐसा कुछ इशू लगा नहीं मेरे को कि स्किड खा रही है या स्लिप कर रहा है, बिल्कुल नहीं लगा। और ऊपर से इसमें टीसीएस एक ऑप्शन इन्होंने दिया हुआ है, ट्रैक्शन कंट्रोल, जो कि आपका इसी टाइप की चीज़ों से उसको बचाता है, मतलब कि टायर कभी स्लिप नहीं होगा। जैसे अगर मान लो स्लिप होता है तो ये ऑटोमेटिकली इंजन पावर कट कर देगा। तो ये ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन करना पड़ता है या हाँ, ऑटोमेटिक? ये जब भी आप बाइक स्टार्ट करेंगे ऑन रहता है, बाय डिफॉल्ट ऑन रहता है। आप अगर आपको ऑफ करना चाहे तो उसको आपको मैनुअली ऑफ करना पड़ेगा, तब जाके ऑफ होगा, बाकी बाय डिफॉल्ट हमेशा ऑन रहेगा ये। यार ये तो बड़ी अच्छी चीज़ है, जैसे कोई बारिश वारिश में चला रहा हो। हाँ, तो स्लिपिंग का दिक्कत आपको नहीं कभी भी फेस नहीं करना पड़ेगा। चलो जी। अच्छा, एक चीज़ मुझे ये इसका जो क्विक शिफ्टर है इसके अंदर में है, तो मतलब एक वो गिमिक है या फिर सच में ही काम करता है बढ़िया ऐसा? देखो क्विक शिफ्टर का बेस्ट यूज़ मेरे को लगा है 50 की जो स्पीड है उससे ऊपर अगर आप क्विक शिफ्टर को यूज़ करेंगे वो तो ज़्यादा इफेक्टिव मेरे को लगता है। ना कोई ऐसे लगता है कि गियर अटक गया, ऐसे कुछ नहीं लगता मेरे को। हाँ, अगर आप 50 की स्पीड से कम अगर क्विक शिफ्टर करेंगे तो वैसे भी कोई फ़ायदा नहीं है यूज़ करने का, एंगेज होगा ही नहीं आपको। अगर हाई स्पीड पे है आप और तभी आप क्विक शिफ्टर का यूज़ करें तो बिल्कुल मतलब ऐसा लगेगा ही नहीं कि आपको क्लच की ज़रूरत है। तो दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बता दूं, इस व्हीकल के अंदर में क्विक शिफ्टर है और ऑटो ब्लिपर भी है। ऑटो ब्लिपर भी है ना शायद इसमें? ऑटो ब्लिपर क्या मतलब ऑटो ब्लिपर वही कि डाउन भी करना है नहीं, तो डाउन करना। अच्छा ठीक है, तो इसमें क्विक शिफ्टर है। क्विक शिफ्टर का बेसिकली ये मोटिव होता है कि जब आप व्हीकल चला रहे हो तो एक सर्टन आरपीएम, जैसे कि 3000 4000 आरपीएम के बाद आपको ना तो रेस छोड़ने की ज़रूरत है और ना ही क्लच पकड़ने की ज़रूरत है। मतलब आपने इसके कान मरोड़े सीधा, अगर मैं लेमन लैंग्वेज में कहूँ, और गियर लगाते चले जाओ, ये बिल्कुल भगती चली जाएगी। आपको कोई क्लच एंगेज करने की ज़रूरत नहीं है, कोई आपको रेस छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। तो इसके अंदर में क्विक शिफ्टर इस वजह से दिया हुआ है। तो ये फीचर है जो इस नए वाले V4 में इंट्रोड्यूस किया गया है, तो ये बहुत ही कमाल का है। अच्छा, एक चीज़ और, इंजन कैसा है इसका, परफॉर्म करता है, स्मूथ है या हार्श है या रफ चलती है? इंजन बिल्कुल स्मूथ है। मैंने और भी बाइक्स चलाई हैं, और अगर 150 सीसी की मैंने MT-15 भी चलाई है, मैं तो कहूँगा इसका मेरे को ज़्यादा मतलब स्मूथ लगा एज़ कम्पेयर टू MT-15। और मतलब चलाने में ऐसा कोई फालतू की आवाज़ नहीं आती, और बिल्कुल स्मूथ लगेगा। अगर आप सिटी में राइड कर रहे हैं तो बिल्कुल एक स्मूथ एक्सपीरियंस आपको मिलेगा इसमें। चलो जी, सिटी राइड की भी बात हो गई, अब आते हैं सबसे मेन मुद्दे पे, जिसका सवाल मतलब जो हर बंदा जानना चाहता है इस सवाल के बारे में, भाई कितने का माइलेज देती है ये? तो भाई माइलेज की तो मैं क्या ही बात करूँ, 150 सीसी की बाइक है तो ऑब्वियसली माइलेज आप इससे बिल्कुल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर हाईवे पे राइड कर रहे हैं तो ये आराम से आपको 48 to 50 तो देगी ही देगी। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मेरे पास मोबाइल में रिकॉर्ड्स भी है, इसमें ब्लूटूथ कनेक्टिविटी आती है तो उसके थ्रू मेरे फ़ोन में सारा डेटा आ जाता है। तो मेरे को हाईवे पे तो मिली है 47 48, वो भी फर्स्ट सर्विस से पहले की बात कर रहा हूँ मैं ये, और अभी फर्स्ट सर्विस हो गई है तो अभी तो 50 के अराउंड मान के चलो दे ही रही है। इसका जो एवरेज है ना भाई वो 45 प्लस है सिटी के अंदर में,
और जब आप इसको हाईवे पे चलाओगे तो भाई 50-55 तो आराम से जाएगी। और 11 लीटर का इसके अंदर में फ्यूल टैंक मिलता है, पर आपको भाई मोर देन इनफ है। कभी आपको लगेगा ही नहीं कि लंबे टूर पे आपको दिक्कत हो रही है या कुछ ऐसा हो रहा है। तो भाई आराम से 450 प्लस का आपको एक फुल टैंक में निकाल देती है किलोमीटर। तो और क्या ही लोगे भाई। देखो एक सवाल और पूछना था, अगर तूने इससे पहले कोई यामाहा की व्हीकल ओन नहीं करी होती ना तो मैं शायद नहीं पूछता, क्योंकि अभी बिल्कुल नहीं है। यामाहा ना मतलब जनरली अपने पार्ट्स को लेके थोड़ा सा मतलब उसका सर्विस ना बेकार माना जाता है कि उसके पार्ट्स वगैरह मिलते नहीं है इजीली। तो कभी ऐसा कोई दिक्कत आई है प्रीवियस व्हीकल में, या फिर ये चीज़ दिमाग में थी, पता थी कि यार हाँ यामाहा में ये चीज़ तो आती है, उसको मैं पहले दिमाग में कंसिडर करके चल रहा हूँ? हाँ मतलब पहले मेरे पास स्कूटी थी और एक बाइक थी यामाहा की, जैसे मैंने बताया। तो उसके टाइम पे तो ऐसी कोई मेरे को इशू फेस करने को मिला नहीं कि पार्ट अवेलेबल नहीं है, या मतलब कोई ऐसा पार्ट है जो बिल्कुल अवेलेबल ही नहीं है, कंट्री में ही नहीं आ रहा या इंपोर्ट ही नहीं हो रहा है। तो ऐसा अभी तक तो कुछ फेस करने को मिला नहीं। बाकी इस बाइक के बारे में कुछ ज़्यादा बोल नहीं पाऊंगा क्योंकि अभी भी ली है मैंने, और टचवुड ऐसा कुछ हो ना कभी कि मेरे को ऐसा करना पड़ जाए। और मेरे को लगता है कि जैसे अगर आप शोरूम वालों से बात करोगे जिस जहाँ से मैंने ली है, वो तो जो बंदे हैं वो बहुत ही एक मतलब क्या बोलूँ आपको मैं, मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा उनके साथ। और बिल्कुल मतलब कस्टमर के तरफ उनका जो रोल है वो बहुत ही अच्छा है। सेटिस्फैक्शन है मेरे को। जो उनका नाम मैं अभी बताऊंगा नहीं, उनका जो नाम है। और तो मतलब बेसिकली मोटिव यही है कि अगर आपकी बॉन्डिंग अच्छी है ना शोरूम वालों से तो सारा कुछ अरेंज हो जाता है, कोई ऐसी दिक्कत करने को कोई इशू मिलेगा नहीं। और बाकी अगर बाई चांस ऐसा कुछ हो जाता है, भगवान करे हो ना ऐसे कभी, लेकिन आप अगर उनसे बात करेंगे तो वो डेफिनेटली आपकी मदद करेंगे और जो भी कोई पार्ट होगा वो अवेलेबल कराएंगे आपके लिए। इसमें ग्राउंड क्लियरेंस कैसी है, कभी लगती है ब्रेकर वगैरह इन सब पे? नहीं, अभी तक तो लगी नहीं, कहीं भी नहीं लगी। और इसकी प्रोटेक्शन के लिए एक और चीज़ कंपनी प्रोवाइड करती है, स्किड प्लेट, जो कि मोस्टली मतलब लोग नहीं लगवाते क्योंकि इसका ग्राउंड क्लियरेंस अच्छा खासा ही है। और कभी भी ब्रेकर वगैरह पे आपकी बाइक कभी भी नीचे नहीं लगेगी। लेकिन इन केस आपको लगता है कि भाई हाँ क्या एड ऑन प्रोटेक्शन चाहिए मेरे को, तो वो आप कंपनी के से लगवा सकते हैं, पर वैसे ज़रूरत नहीं है कि मैंने भी नहीं लगवाया। हाँ, वो कंपनी से भी उन्होंने खुद ही बोला कि आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि इसका ग्राउंड क्लियरेंस जो है वो अच्छा खासा ही है। तो पिलियन बैठने के बाद भी कभी नहीं लगी ना? नहीं, पिलियन बैठने के बाद भी कभी नहीं। चलो जी, अगर कोई इस व्हीकल को फर्स्ट टाइम ले रहा है तो उसको क्या चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए, और मतलब क्या तू सजेशन करेगा कि कंपनी को चेंज करनी चाहिए? क्योंकि इस व्हीकल के लिए ना हर किसी के लिए सॉफ्ट कॉर्नर है, और कभी भी इस व्हीकल को ना छपरी का टैग नहीं मिला जो और व्हीकल को मिलता है। तो मेरे को भी मतलब काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है, और मैं तो स्पेशली इसको पॉकेट रॉकेट बोलता हूँ क्योंकि 150 सीसी में मोस्ट फास्टेस्ट बाइक है ये। तो क्या रहेगा तेरा वर्डिक्ट? तो अगर आपकी पहली बाइक R15 V4 है, अगर आप प्लान कर रहे हैं लेने का, तो कुछ चीज़ें मैं बता देता हूँ। पहली बात तो आप इसको अगर ले रहे हैं तो सोलो पर्पस के लिए लें, क्योंकि इस पे अगर आप पिलियन बैठा के फिर आप अगर राइड पे जाना चाहते हैं तो वो थोड़ा आपके लिए अनकंफर्टेबल रहेगा। बाकी एक और दूसरी बात करूँ तो इसमें थोड़ा सा प्राइस पॉइंट को लेके थोड़ा सा है, थोड़ी सी ओवर प्राइस तो है ही, सभी बोल रहे हैं। मेरा खुद का थॉट नहीं है। जब मैं प्लान कर रहा था लेने की तब मैंने भी वीडियोस बहुत देखी थी, और मतलब प्राइस पॉइंट को लेके थोड़ा बहुत तो है ही। और अभी 2024 आ गया है और इसमें प्राइसेस शायद थोड़े बहुत और बढ़ जाएंगे। अभी इसके 2 न्यू कलर्स भी आए हैं, और प्राइस को लेके अगर आप प्लान कर रहे हैं थोड़ा बहुत ओवर प्राइस तो है, लेकिन वही बोलूँगा मैं, अगर आपको पसंद है तो प्राइस भी मैटर नहीं करता है। यार ये स्पेशली कलर ना, मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा। वैसे ऋतिक की मेरे से बात हुई थी, इसने मुझसे ही पूछा था जब ये सजेशन ले रहा था, तो भाई ये वाला कलर ना इसके दिमाग में कभी नहीं था। तो किस वजह से इसका कलर का ये थॉट प्रोसेस है? तो स्टार्टिंग में मैं लेने जा रहा था रेड कलर, तो रेड कलर मेरे को बहुत पसंद आया था। उसका जो कलर है वो थोड़ा सा पानी काले, अगर आपने सुना हो डुकाटी की, तो उसका फील दे रही थी। हाँ, थोड़ा रिजेम्बलेंस मिल रहा था उसका। लेकिन जब मैं वहाँ पे लेने गया शोरूम पे तो मेरे को वहाँ पे ये खड़ी दिखी वाइट कलर की। तो वाइट कलर तो ऑब्वियसली आपको वैसे भी यूनिक कलर है और बाइक्स में बहुत कम देखने को मिलता है, तो लव एट फर्स्ट साइट हो गया। और सीधा मैंने जाके फिर मैंने रेड को भी कंसिडर नहीं किया, मैंने R15M को भी कंसिडर नहीं किया, डायरेक्ट मैंने बोला कि यही कलर चाहिए। और ये कलर मतलब आप अगर आप इसको अभी तो वीडियो में देख रहे हो, अगर आप इसको लाइव देखोगे तो आपको एक समझ आएगा कि क्या मैं बोलना चाह रहा हूं। वैसे मेरा रिएक्शन भी फर्स्ट टाइम यही था, मैंने जैसे देखा ना, आज ही देखा है मैंने इसको, तो भाई मैं अमेज्ड हो गया था कि बहुत ही तगड़ी लग रही है। तो इसमें जो लाइट इंप्रूवमेंट किया है, प्रोजेक्टर दिया, क्या है एक्सपीरियंस? मतलब लाइट ठीक है या फिर एवरेज है? नाइट में विजिबिलिटी तो मतलब ठीक है, मैं बहुत अच्छी भी नहीं बोलूँगा और बहुत बेकार भी नहीं बोलूँगा। मतलब बिल्कुल मिड में आप कह सकते हो कि इसका जो विजिबिलिटी है वो आपको देती है। और ऐसा कोई लगाने की, हाँ अगर आप थोड़ा सा, आपका हेलमेट अगर थोड़ा सा टेंटेड है
अगर आप टिंटेड हेलमेट पहनते हैं तो थोड़ा बहुत आपको लग सकता है, बाकी विजिबिलिटी मतलब डिसेंट है। पहले वाले के कंपेयर में, पहले वाले कंपैरिजन में तो ठीक ही है। उसमें तो मैंने देखा लोगों ने एड ऑन्स करवा रखे थे, दूसरे लाइट्स भी लगवा रखी थी, जो कि इसमें भी लगवाते हैं लोग। लेकिन मैं मानता हूँ कि बाइक जितनी स्टॉक रहे ना आपकी, वो ज़्यादा आपको मतलब एक अच्छा लुक देती है, क्योंकि ज़्यादा चीज़ें करवाने से ना बाइक की जो स्टॉक लुक होती है, एक लुक होती है जो कंपनी खुद बना के बेचती है, डिज़ाइनर बैठते हैं इसका जो डिज़ाइनिंग करते टाइम और एक लुक निकाल के देते हैं। एड-ऑन्स मेरे हिसाब से ज़्यादा नहीं कराने चाहिए, जो बेसिक ऊपर से यार ज़्यादा आफ्टर मार्केट एसेसरीज लगा दो तो वाइब्रेशंस भी बहुत, वाइब्रेशंस वगैरह बहुत आती हैं। ये वाइब्रेशन से पॉइंट है मुझे कि कभी वाइब्रेशन फील हुई है इसमें? वाइब्रेशन फील नहीं हुई है, बिल्कुल सही, समीर भाई ने बिल्कुल सही पॉइंट उठाया वाइब्रेशन की बात। वाइब्रेशन हाँ, अगर आप थोड़ा सा हाई आरपीएम लेके जाएंगे 8000, 9000, 10000 तक अगर आरपीएम लेके तो थोड़ा बहुत तो सब में देखने को मिलता है। वो तो ऑब्वियस बात है, जब इंजन पे से जान निकालोगे हाँ, उसकी तो वाइब्रेशन आपको देखने को किसी भी बाइक में मिलेगा। लेकिन अगर आप इसको फेयर यूज करते हैं, ऐसी कोई वाइब्रेशन आपको नहीं मिलेगी। अभी एक्सपीरियंस अभी समीर भाई ने भी किया, वो भी बता रहे थे। भाई मैंने अभी भी जस्ट चलाया, बटरी स्मूथ इंजन है, बट वही है कि मैं बोलूँगा तो वो जस्टिफाई नहीं रहता। भाई जो ओनर है वो बोले तो ज़्यादा बेहतर है, बट लिटरली भाई बटरी स्मूथ है। किसी का अगर ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है ना व्हीकल का, तो इसके लिए आप ना कंपैरिजन नहीं कर सकते। ये बिल्कुल डिफरेंट सेगमेंट की व्हीकल है। तो भाई अगर आपका बजट है और मन है तो गो फॉर इट। और बाकी इसका जो लुक है, ये अगर आपने R7 आप सर्च करोगे गूगल पे या फिर आपने देखा होगा, उससे इंस्पायर्ड है। और उसका जो लुक और इसका लुक है, उसमें भी ये कलर आता है वाइट कलर, और बिल्कुल मैं कहूँगा तो बिल्कुल सेम ही लगती है। और उसी का इंस्पिरेशन लेके इस बाइक को डिज़ाइन किया गया है। और अभी हाल फिलहाल में अभी R1 का जो नया मॉडल है, मैं R1 की बात कर रहा हूँ, R1M नहीं, R1 अगर आप सर्च करेंगे, उसका जो लुक है वो भी कहीं ना कहीं इसी के जैसा ही है। तो अगर आप इसको रोड पे लेके चलेंगे तो ऑब्वियसली रोड प्रेजेंस तो इतना ज़्यादा है इसका, लोग हमेशा मुड़ के देखेंगे ही देखेंगे भाई, नो डाउट इसको मुड़ के देखते हैं। कोई इसको ना जस्टिफाई नहीं कर पाता कि 150 सीसी है भाई। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात, जब भी लोग इसको देखते हैं ना, एक बहुत बड़ा स्माइल आता है चेहरे पे। ये नहीं कहता कभी, मैंने ये सुनते नहीं कहा कि ये भाई छपरी वाली बाइक है। बिल्कुल छपरी वाला तो बिल्कुल फील ही नहीं है, क्योंकि ये जो इसका जो लुक है, ये आपको दूर से देखेंगे तो लगेगा कि भाई हाँ डुकाटी है या ऐसी ही कुछ बाइक है। सच में बंदा पहली बार में ना कंफ्यूज हो जाएगा। तो अब इस बेहतरीन व्हीकल का मैं आपको एक एग्जॉस्ट नोट सुना देता हूँ। मैंने माइक निकाल दिया है, क्योंकि यार माइक ना नॉइस कैंसिलेशन कर देता है, तो जो आप आवाज़ सुनोगे वो फ़ोन से सुनोगे। बट अभी भी आपको बता दूं कि जो आवाज़ होती है ना एग्जॉस्ट, वो भाई जस्टिफाई नहीं होती माइक से। रियल टाइम में अलग ही लेवल की आवाज़ सुनने को मिलेगी। तो अभी मैं इसको करता हूँ ऑन। आई होप कि ये न्यूट्रल में होगी, तो न्यूट्रल करने को कहता हूँ मैं ऋतिक को। तो अभी मैं सुनाऊंगा आपको अब इसकी आइडियल आवाज़। तो ये है कुछ इसकी आइडियल आवाज़। अब इसको करते हैं थोड़ा सा रैप। सो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको इसकी आवाज़ बहुत अच्छी लगी होगी। और अभी भी बता दूं कि भाई जस्टिफाई नहीं है, रियल टाइम में आवाज़ अच्छे ही लेवल की सुनाई देती है। लुक एट द कलर यार, भाई क्या ही अमेजिंग लग रहा है। कोई लेना चाह रहा है ना तो वैसी वाले कलर में लेना। सो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप लोग को ना ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, और जितनी भी इन्फॉर्मेशन थी वो सारी की सारी मैंने कवर अप की होगी। अगर आपको लगता है कि कुछ भी रह गया है तो भाई कमेंट सेक्शन खुला है, बिंदास पूछो, जो पूछना है पूछो। सारे कमेंट का रिप्लाई देता हूं मैं, दूसरों की तरह नहीं भाई कि कमेंट करके छोड़ दिया और बंदा देख ही नहीं रहा। सबका रिप्लाई मिलेगा। और अगर आपको कुछ और भी जानना है तो वो भी आप मुझसे पूछ लेना। और अगर आप चाहते हो कि अगली वीडियो में किसी स्पेसिफिक दूसरे व्हीकल के ऊपर बनाऊं तो वो भी मुझे बता देना। ऐसी और भी बेहतरीन वीडियोस मैं लाता रहूंगा। बट आपका यार थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए। 150 सब्सक्राइबर दूर रह गए हैं हमारे 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट होने में, तो कर दो यार फटाफट सब्सक्राइब। और अभी भी यार हमारे ना चैनल पे 99% लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, वीडियो देख के चले जाते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो कर दो यार सब्सक्राइब, बिल्कुल फ्री होता है। तो अब इसी नोट पे हम करते हैं इस वीडियो को यहीं पे एंड। तो मिलेंगे हमारे ऐसे किसी नेक्स्ट रिव्यू वीडियो में। टिल देन बाय बाय।